हेलो दोस्तों। इस वीडियो के थंबनेल को जब आपने देखा होगा तो आपको बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि एक सवाल आपसे पूछा गया है। इस थंबनेल में पूछ रहा हूं मैं कि क्या भारतीय लोकतंत्र के चारों स्तंभ सुरक्षित हैं। सबसे पहले तो आप सब इस क्वेश्चन को खुद से करिए कि क्या भारतीय लोकतंत्र या लोकतंत्र के चारों स्तंभ जिसको कहते हैं, आपने हर राजनेता के मुख पृष्ठ से ये वक्तव्य सुना जरूर होगा कि हमारी डेमोक्रेसी के चार स्तंभों पर खड़ी है। हमारा लोकतंत्र चार स्तंभों पर खड़ा रहता है और सुरक्षित रहता है। लेकिन आज के समय पर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, क्या हमारा लोकतंत्र और हमारे लोकतंत्र के चारों स्तंभ सुरक्षित हैं। अब बात ये आती है कि आप में से बहुत लोग जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने सुना तो है कि ये चार पिलर पर टिकी है हमारा भारतीय लोकतंत्र या हमारी डेमोक्रेसी, लेकिन ये चार पिलर हैं क्या। तो मैं पहले आपको ये समझाऊंगा कि ये हमारे चार पिलर क्या हैं, और उनके साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में पूछता चलूंगा और आपको उनका जवाब ढूंढना है। और इस वीडियो को वो लोग बिल्कुल ना देखें जिनका धंधा पानी सेट है, जिनकी जॉब अच्छी खासी चल रही है, जिन्हें देश में कोई बुराई नहीं लगती, या किसी भी चर्चा में कुछ देर आने के बाद वो कहते हैं, उनके मन में ये आता है हमें इससे क्या। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका धंधा पानी चल रहा है। लेकिन देश का वो हर युवा देखे जो पढ़ाई कर रहा है, जो शिक्षा पा रहा है, अच्छे से अच्छी शिक्षा पाने की कोशिश कर रहा है, और अपने भविष्य को सुधारने के लिए एक अच्छी जॉब या कोई बिजनेस या कुछ भी करना चाहते हैं। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या हमारे लोकतंत्र के चारों पिलर्स, चारों स्तंभ सुरक्षित हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब क्या है, इसे समझिए। लोकतंत्र, लोक वर्ड का मतलब होता है दोस्तों, शब्द का मतलब है जनता, यानी कि मुझसे आपसे। और तंत्र का मतलब है शासन, यानी लोकतंत्र का जन्म इस वर्ड से हुआ है, जनता का शासन। इसका जो मतलब है वो है जनता का शासन। अब जनता का शासन और लोकतंत्र की खूबसूरती क्या हो सकती है, इस वर्ड का को जो लाया गया लोगों के सामने, और इसका मतलब क्या था, यानी कि जहां कहीं भी लोकतंत्र है उसका मतलब है कि जनता का शासन। जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन और जनता के लिए शासन। यानी हर एक मूल बिंदु हमारी और आपकी जरूरतों के ऊपर है, जनता से ऊपर आता है, जनता के द्वारा आता है, जनता के लिए आता है, जनता के थ्रू आता है। राइट। अब बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र की। तो भारत देश विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है, और इस पे हमें गर्व करना चाहिए, और मुझे गर्व है, आपको भी होगा। क्योंकि एक ऐसा देश है इस पूरे विश्व में जहां कई सारे धर्मों का समागम है, सारे लोग मिलकर रहते हैं, और हर धर्म हर जाति के लोगों को अपने देश पर गर्व है। ठीक। खैर, ये सारी बातें आपने हर एक राजनेता के मुंह से सुनी होंगी, लेकिन क्या हम एक्चुअली बिलीव कर रहे हैं इन बातों पर। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं दोस्तों कि लोकतंत्र के आखिर बात ये है कि लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं कौन कौन से। तो लोकतंत्र के चार स्तंभ होते हैं दोस्तों। विधायिका, सबसे पहला स्तंभ है विधायिका, जिसको हम इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहते हैं। और इसका अगर आप सीधा सीधा उदाहरण समझें कि विधायिका मतलब क्या है, बहुत लोग को विधायिका का मतलब नहीं समझ में आए, तो आप सीधे सीधी बात समझिए, संसद। या हमारे अगर राज्यों की मैं बात कर लूं तो वहां पर हमारी विधानसभा, यानी कि संसद को मोटा मोटा ले लेते हैं कि विधायिका का काम क्या है। का मतलब है हमारे संसद व्यवस्था से। संसद जहां पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी आप कह सकते हैं संसद का हिस्सा होता है। ठीक है, वो आती है। ठीक है। दूसरा स्तंभ जो है वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका के मतलब को आप ये समझ लीजिए, ये बहुत टेक्निकल टर्म्स बनाए गए हैं, बहुत लोग को समझ नहीं आ रहे। कार्यपालिका से मतलब है हमारा सरकार से।
ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्तंभ जो हमारा है, मैं इसको पहला लिख दूं, इसको दूसरा लिख दूं, ये तीसरा, और फिर ये चौथा। तीसरा स्तंभ है हमारे लोकतंत्र का न्यायपालिका, जुडिशरी। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे हमारे न्यायपालिका को बनाते हैं। इनके काम क्या है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे, और कौन कौन अपने कामों को किस तरीके से कर रहा है और किस तरीके से हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है और हमें कहां जागना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे करूंगा। चौथा स्तंभ है हमारी पत्रकारिता, प्रेस, मीडिया। ये दोस्तों चार लोकतंत्र के स्तंभ है जिन पर कोई भी लोकतंत्र टिका रहता है, जिन पर खड़ा रहता है, और हमारा भारतीय लोकतंत्र भी इन्हीं चार व्यवस्थाओं पर टिका हुआ है, इन्हीं चार स्तंभों पर टिका हुआ है। और जब हम स्तंभों की बात करते हैं तो दोस्तों किसी भी घर को बनाते समय पिलर्स बनाए जाते हैं सबसे पहले, बुनियाद, बुनियाद के बाद पिलर खड़ी कहते हैं। और आपने देखा होगा, आप तो अक्सर देख ही ले, आजकल तो हम लोग को देखने को मिलता है कि अगर कोई कुछ ज्यादा बोल देता है तो बुलडोजर 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 वगैरह, आपने इधर फैशन में रहा है पिछले 1-2 सालों से, आपने देखा ही होगा। बुलडोजर को कभी देखा आपने? वो दीवार नहीं गिराता है, वो बुनियाद पर यानी कि पिलर्स पर हमला करता है, और पूरी की पूरी जो बिल्डिंग होती है वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। तो उन्हीं के आगे बात करते हैं, उसी से आगे चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विधायिका यानी संसद के ऊपर। संसद में क्या है, संसद में दो इसके विंग कह सकते हैं आप। संसद में जो लोग बैठते हैं उसमें दो दल होते हैं। दो दल से आप ऐसा मत समझिए कि बीजेपी और कांग्रेस। दो दलों में अगर मैं बात करूं तो एक होता है पक्ष और दूसरा है विपक्ष। पक्ष यानी कि वो लोग जो सरकार चलाते हैं, और उनके अलावा और जितने भी लोग संसद में पहुंचने वाले हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे प्रतिनिधि होते हैं, वो सारे विपक्ष में रहते हैं। आपको आपको लग रहा होगा हमारे प्रतिनिधि, जी हाँ, हमारे प्रतिनिधि सिर्फ पक्ष के लोग नहीं हैं, हमारे प्रतिनिधि विपक्ष के लोग भी हैं। अगर जो जीत के पहुंच रहा है, जो ज्यादा नंबर में पहुंच रहा है, वो पक्ष को बना रहा है, तो जो आए हैं कम नंबर में विपक्ष हैं, वो भी जीत कर ही आए हैं, वो भी मेरे और आपका ही रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो जितनी इंपॉर्टेंस पक्ष के कामों की है, उतनी ही इंपॉर्टेंस हमें विपक्ष के कामों की भी देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा होता है? खैर आगे बात करते हैं। तो विधायिका संसद का मतलब क्या है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का समूह। हम और आप जिन लोगों को चुन करके हमारे कामों को, हमारी आवाज को पूरे देश के एक पटल पर उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं, वो उन प्रतिनिधियों के समूह को कहते हैं संसद बनती है। उन प्रतिनिधियों के समूह से संसद बनती है। कार्य क्या होता है इसका, ये काम क्या करती है? जनता की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए जन उपयोगी कानूनों का निर्माण करना। ठीक है, साथ ही साथ उनकी गलतियों को भी उजागर करना, जो कि काम विपक्ष का होता है। ये तो पक्ष का काम हो गया कि पक्ष क्या करता है, जनता की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए जन उपयोगी कानूनों का निर्माण करता है। लेकिन जब जन उपयोगी कानूनों का निर्माण की बात आती है तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि पिछले कुछ समय में कुछ ऐसे कानून भी आए, तो क्या वो हमारे जन उपयोगी थे? खैर, विपक्ष की बात कर लेते हैं। विपक्ष क्या करता है? विपक्ष का कार्य होता है सरकार की गलतियों को उजागर करना, उसमें कमियां निकालना। संसद के पटल पर, संसद के पटल पर विपक्ष का काम यह है कि वो सरकार की कमियों को बताएगा, गलतियों को बताएगा, उजागर करेगा, और उनका, सरकार का यानी कि पक्ष का ध्यान उस तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा जहां पर वो गलत कर रहे हो या उनसे कोई गलतियां हो रही हैं। अब जरा कुछ देर के लिए एक शब्द को सोचिए, अगर विपक्ष नहीं हो तो सरकार क्या करेगी? वो जो करेगी वो सही करेगी ऐसा तो वो कहेगी, लेकिन क्या उसकी गलतियों को उजागर करने वाला अगर कोई होगा ही नहीं, तो क्या वो अच्छे से कार्य कर सकती है? इसको बिल्कुल ऐसे समझिए कि एक कक्षा है, उस कक्षा में लोग बैठे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, या परीक्षा दे चुके हैं और उनकी कॉपी चेक करने वाला कोई है ही नहीं। सोचिए, एक कक्षा में लोग बैठे, परीक्षा दे दी, उनकी कॉपियां जमा हो गई, लेकिन उनकी कॉपी को चेक करने वाला कोई है नहीं। उनकी कॉपी को चेक करने के लिए उन्हीं बच्चों को अपनी अपनी कॉपी दे दी गई कि अपनी कॉपी चेक करके बताइए कितने नंबर आएंगे। तो बताइए, वो बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया हो और उन्हें अपनी कॉपी खुद ही चेक करनी हो, तो वो अपने को कितने नंबर देंगे? 100 में से 100 देंगे ना। लेकिन अगर विपक्ष यानी कि एक
टीचर उस कॉपी को चेक करेगा, जिसका काम है कि अपने बच्चों की यानी कि अपने स्टूडेंट्स की गलतियां उजागर करना, उन्हें समझाना या उनकी गलतियों को उजागर करना ताकि वो उसे और बेहतर कर पाए, तो ज्यादा अच्छा होगा, या बच्चे उस एग्जाम को देख करके खुद ही अपनी कॉपी चेक कर लें। तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा विपक्ष के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है हमारी डेमोक्रेसी का। आज बहुत अलग तरीके से हर चीज को देखा जाता है। आपको एक कहानी बताऊं छोटी सी, तो जो मैंने अपने पूर्वजों से सुनी है कि एक समय, आज की जो तत्कालीन सरकारी पार्टी है, हमारी सरकार है बीजेपी की, एक समय ये दो सांसदों वाली पार्टी हुआ करती थी। उसमें से एक सांसद अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। और उस समय की तत्कालीन सरकारें अटल बिहारी वाजपेयी के को जानबूझ के चाहती थी कि वो संसद में आए, क्योंकि वो कुछ ऐसे प्रश्न उठाते थे जिसकी तरफ सरकार भी नहीं ध्यान दे पाती थी, और फिर उस पर उनकी आलोचना पर अपने काम को अच्छा करने की कोशिश करती थी। ऐसी डेमोक्रेटिक व्यवस्था के हम लोग साक्षी हो चुके हैं, हमारे पूर्वज। तो विपक्ष के बारे में एक बहुत ही सोचने वाली बात है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आज के समय में क्या होता है, विपक्ष को ना दिखाया जाता है, ना सुनाया जाता है, उसे प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता अपनी बात कहने का। और हम पक्ष से सवाल नहीं करते, हम विपक्ष से सवाल करते हैं। हम विपक्ष के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं कि इतने सालों में कुछ नहीं हुआ। अरे इतने सालों में कुछ नहीं हुआ था, इसी तो वो विपक्ष में बैठे हैं। हमें सवाल पक्ष से करना है, विपक्ष से नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्तंभ की तरफ चलते हैं। और दूसरा लोकतंत्र का जो स्तंभ है उसे कहते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका से आप सीधे तौर पर समझिए कि सरकार की बात हो रही है। जैसे यहां पर लिखा भी है भारतीय संघीय कार्यपालिका, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं, यानी बेसिकली हमारी सरकार आती है, संघीय सरकार। इसका काम क्या होता है, संसद द्वारा निर्मित कानूनों का क्रियान्वयन करना। यानी जो भी हमारी विधायिका या संसद जो कानून बना के बनाएगी उसका सही तरीके से निर्वाह करना, और इनके निर्वाह करते समय ना किसी तरीके का जाति, धर्म या और किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखना, जाति, धर्म, लिंग, इन सब से के किसी तरीके का भेदभाव न करते हुए इन चीजों का क्रियान्वयन करना। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर ऐसा कुछ हो, गलतियां हो, तो उसके लिए भी एक हमारे पास अलग हमारे लोकतंत्र की एक और शक्ति है, और तीसरा स्तंभ है। वो तीसरा स्तंभ हमारे लोकतंत्र का क्या है दोस्तों, वो है हमारे भारत की न्यायपालिका, जुडिशरी ऑफ इंडिया। ये लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है, और इसका काम क्या है, लोकतंत्र में उठे किसी भी प्रकार के विवादों को संविधान के अनुसार सुलझाना। अब वो चाहे एक आम आदमी का विवाद हो, किसी आम आदमी, यहाँ आम आदमी से मेरा कॉमन मैन से मतलब है, आम आदमी पार्टी से मतलब नहीं है, किसी भी आम आदमी के मूल अधिकारों के ऊपर क्या है, कोई बात आ गई हो, हमारी जुडिशरी उसके विवाद को भी सुलझाती है। या हमारे सरकार के ऊपर कोई विवाद हो, या सरकार के खिलाफ भी अगर हम कोई केस करना चाहते हैं, अपोजिशन के सॉरी सरकार के खिलाफ भी अगर हम कोई केस करते हैं, तो उसकी सुनवाई भी हमारी जुडिशरी हमें न्याय देने की कोशिश करती है। ये हमारे भारत की न्यायपालिका तीसरा स्तंभ है। और इसका एक उदाहरण अगर मैं आपको देना चाहूं तो आप ले सकते हैं। करंट समय में, वर्तमान समय में हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो सरकार से कह रही है कि आपने नोटबंदी जैसा कदम जो उठाया, उसके खिलाफ, उसके लिए सरकार के नोटबंदी के जो कदम था, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन कर रही है सरकार से कि इसके पीछे आपकी क्या तैयारी थी, आपने इसके लिए किससे सलाह किया, किससे मशवरा किया, और अगर ये इतनी फायदेमंद हुई है तो कृपया आकर के एक डेटा दे दें कि इससे क्या क्या फर्क पड़ा है। ठीक, आपको ये खबर कम सुनने को मिली होगी। अभी तक इसके ऊपर कोई रेलिवेंट जवाब नहीं दे पाई है हमारी सरकार। सरकार बस ये कह रही कि कार्यपालिका के काम में न्यायपालिका दखल ना दे।
तो सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि हम संविधान के रक्षक हैं, हम ऐसे आंख बंद करके क्यों बैठ जाएं। नोटबंदी एक छोटी सी बात है, अभी रिसेंट में मामला चल रहा है, 6 साल हो गए, अब देना चाहिए जवाब कि आतंकवाद बंद हो गया कि नक्सलवाद बंद हो गया है। ऐसा क्या क्या चीजें नोटबंदी से फर्क पड़ गया है, हमें बताना चाहिए सरकार को। खैर, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, वो पूछ रहा है सरकार से, सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रही, बस ये कह रही कि कार्यपालिका के काम में न्यायपालिका दखल ना दे, यानी कि वो जो भी करना चाह रहे हैं उस पर कोई दखल ना दे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर। आप सब समझ गए होंगे चौथा स्तंभ कौन सा है। अरे नहीं भाई, अगर आपके दिमाग में गोदी मीडिया आ रहा है तो बिल्कुल मत बोलिए, मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया तो मीडिया का एक प्रकार है भाई। गोदी मीडिया नहीं है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। चौथा स्तंभ तो है मीडिया, प्रेस। गोदी मीडिया तो उसका एक प्रकार है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं चौथा स्तंभ, और चौथा स्तंभ कौन सा है, प्रेस, मीडिया। और इस चौथे स्तंभ का सबसे इंपॉर्टेंट काम पता है क्या है, ये बाकी तीनों स्तंभों को बैलेंसिंग करके चलती है, यानी इन तीनों स्तंभों की गलतियां भी निकालने का हक चौथे स्तंभ को है। जी हाँ, क्या कार्य देखिए, मीडिया का कार्य क्या है, लोकतंत्र के प्रहरी जैसा है। लोकतंत्र के प्रहरी जैसा, या कह सकते हैं चौकीदार जैसा। चौकीदार कह देने से कोई देश का चौकीदार हो नहीं जाता, लेकिन मीडिया एक्चुअल में देश का चौकीदार है। क्यों चौकीदार है, क्योंकि इसका काम है सरकारों के ऊपर पैनी नजर रखना, उनकी गलतियों को ढूंढना और जनता को बताना। यानी एक तरीके का आलोचक का है, और सिर्फ सरकार ही क्यों, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, हर किसी की गलतियों को उजागर करना, उनसे ये क्वेश्चन कर पाना जिस पर वो आंसर देना नहीं चाहते हो, उस क्वेश्चन को करना मीडिया का काम है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके किचन का बजट बिगड़ चुका है, अगर सरसों का तेल जो पहले 75 रुपीज पर लीटर था, मुश्किल से आज वो 150 से लेके 200 रुपए तक की कीमतों के आसपास घूमता रहता है पर लीटर। तो अगर आपके किचन का बजट बिगड़ा है दोस्तों, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां से यहां तक की जर्नी में अंधभक्त जो होते हैं वो ये कहते हैं अरे विकास भी तो हो रहा है। विकास हो रहा है तो फिर हमारी आपकी कमाई भी तो बढ़नी चाहिए ना दोस्तों। लेकिन अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपए कमा रहे थे पर महीना, तो यहाँ पर अभी भी आप 10,000 रुपए ही पर महीना कमा रहे हैं। इवन आफ्टर कोरोना इस चीज में कमी आ गई, आपकी सैलरी में कमी जरूर आई होगी, आप सब ये एज्यूम करेंगे और मानेंगे मेरी बात को, लेकिन बढ़ा नहीं होगा। लेकिन डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो गया देश में कि 75 रुपए का तेल ये 150 से 200 हो गया। ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन आप हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, जो कि प्रहरी का काम है, जो कि चौकीदार है इस लोकतंत्र का, जिसका नाम है प्रेस मीडिया, इनसे नहीं सुनते होंगे। करना चाहिए ना सवाल, ऐसे टफ क्वेश्चन करने का काम है मीडिया का। आपको लग रहा होगा ये फोटो मैंने कैसी लगाई है, जी हाँ, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसी तरीके से है। बस यहाँ ये लोहे की जंजीरें हैं, आप इन लोहे की जंजीरों को नोटों की जंजीरों में बदल दीजिए। जी हाँ, पैसों की जंजीरों में। और क्या काम है, जनता के सवालों को समझना और सरकारों से कठिन सवाल पूछना। जनता के मन में ये सवाल है, ये 75 रुपए का तेल 150 200 रुपए लीटर कैसे हो गया, ये हम और आप अपने मन में सोच रहे हैं। प्रेस का काम क्या है, हमारे इन सवालों को समझना। और हम तो, मैं और आप तो जाकर के नहीं पूछ सकते सरकार से या पक्ष से या विपक्ष से कि आप इन पर क्या कर रहे हैं, आपकी क्या प्लानिंग है, लेकिन ये पूछ सकते हैं। इन्हें अभिव्यक्ति की आजादी हमें है, आपको, इनका प्रेस भी अभिव्यक्ति की आजादी में आता है। लेकिन इस अभिव्यक्ति की आजादी का यूज हमारी प्रेस कैसे करती है, मैं आपको बताता हूं। इसीलिए मैंने कहा, इस वीडियो का थंबनेल था कि क्या भारत के लोकतंत्र के चारों स्तंभ सुरक्षित हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि सुरक्षित है या नहीं है। ये मीडिया दोस्तों पूछता क्या है, मैं आपको बताता हूं। आप शाम को आइए, अपने घर पर टीवी खोलिए 5 बजे से लेकर के और रात 8 बजे तक, शाम के समय आपको हर चैनल पर
अलग अलग धर्म के ठेकेदार बैठाल करके और उनसे कहा था लड़ो, खूब लड़ो, एक दूसरे को गाली दो, और एंकर मजे से झूमा करता है। या रोज आप हिंदू और मुस्लिम पर बहस देखते होंगे, है ना, आप हिंदू और मुस्लिम पर बहस देखते होंगे। हमारे दिमाग में इतना कचरा और इतनी नकारात्मकता भर दी गई है कि हम हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, जैन धर्म के लोग हो या बौद्ध धर्म के लोग, जो कि पहले आपस में मिलके बैठते थे, आज एक दूसरे को पता नहीं क्यों शक की निगाहों से देख रहे हैं, जबकि ना मैंने आपका हित किया ना आपने मेरा कोई अहित किया है। किसी ने एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन हमें ऐसे शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये करता है हमारा मीडिया, ठीक है। इसलिए लोकतंत्र के चारों स्तंभ मुझे सुरक्षित नहीं दिखते हैं। आपको कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और क्या क्या क्वेश्चन है आपके दिमाग में? देखिए, आज आपसे मैं पूछूंगा तो कुछ देर आप सोचते रहेंगे क्या पूछूं यार मैं क्वेश्चन में, क्योंकि दिन भर हम उन टीवी चैनलों को देखते हैं जो हमारे दिमाग में कचरा डालते हैं। हमारा देश के आज मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी, महंगाई, ठीक है, और व्यापार, ठीक है, निवेश। इन सारे मुद्दों को आप बताइए कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? क्या आप इन पर किसी एंकर को देखते हैं क्वेश्चन करते हुए, किसी न्यूज चैनल को? नहीं। लेकिन हिंदू मुस्लिम की बहस हर समय देखते रहते होंगे। तो इन बातों के साथ मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अगली बार अब आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। आपको लग रहा होगा यार बहुत परेशान कर दिया इसने, तो आज तो रात को लगता है नींद भी नहीं आएगी। जी हाँ, नहीं आएगी, कोई हेल्प करने नहीं आएगा, आपको खुद इन मुद्दों को उठाना पड़ेगा। और सबसे पहले तो अगर हमारी मीडिया जो चौथा स्तंभ है, ठीक है, क्योंकि इस स्तंभ का हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो क्यों ना हम इस मीडिया का ही बहिष्कार कर दें। हम मीडिया कोई नहीं देखें, हम टीवी देखना बंद कर दें, चैनल देखना बंद कर दें, टीवी न्यूज चैनल। क्योंकि हम सारी टीआरपी से ये तो पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर ये हमारे क्वेश्चन कोई नहीं उठाते तो इन्हें देखने का क्या मतलब है? इसीलिए मैंने कहा कि वो लोग जो अंधभक्त हों, या वो लोग जिनकी नौकरी अच्छी खासी सरकारी चल रही है, या वो लोग जिनका बिजनेस सेट है, उनको ये वीडियो बुरा लग रहा होगा सुनते समय, क्योंकि उनका भविष्य, उनका बिजनेस, उनकी जॉब ऐसे सिक्योर है कि उनका चल जाएगा। तो थोड़ी देर बाद वो कहते हैं अरे यार सब फालतू की चीजें हैं, बवाल हैं। लेकिन जो देश का युवा जो 11th क्लास में है, जो 12th क्लास में है, या जो बीटेक, बीसीए, बीएससी, एमएससी, ऐसे किसी भी तरीके के कोर्स को कर रहा है कि उसे एक अच्छा कमाई का साधन मिल जाएगा अपने देश में, वो कमाएगा अपने परिवार को, अपने सब चीजों को वो कर पाएगा, वो ये वीडियो देखे। और देख करके अगली बार वोट करने जाने के पहले ये सोचिए कि आप किस पर वोट करने जा रहे हैं। आप बेरोजगारी पर वोट करने जा रहे हैं, आप व्यापार पर वोट करने जा रहे हैं, या महंगाई पर वोट करने जा रहे हैं, या आपकी जो बेसिक जरूरतें हैं आप उनको ध्यान में, स्वास्थ्य, शिक्षा, हाँ मैंने एक यहाँ पॉइंट नहीं लिखा, स्वास्थ्य, उन पर वोट करने जा रहे हैं। सोचना पड़ेगा आपको, और फिर वोट करिए। क्योंकि इतना डेवलपमेंट करती है हमारे यहाँ की सरकारें कि जब 5 साल बाद जब वोटिंग का नंबर आता है, चाहे किसी भी राज्य की बात हो, तो कोई ये नहीं आके बताता कि हमने कितने स्कूल बनाए, कितने सरकारी स्कूलों को अच्छा किया, कितनी स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा किया, बल्कि हमें यह बताया जाता है कि कब दंगा हुआ तो हमने क्या किया, इस जाति धर्म के लोगों को हमने देखो कैसे औकात में ला दिया, उस धर्म के लोगों के साथ हमने क्या किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन 5 साल में कितने बेरोजगारी मिटाई, कितने लोगों को रोजगार दिया प्रत्यक्ष रूप से, ये कोई नहीं बताता आज। तो इसीलिए ये मेरा आज का वीडियो था दोस्तों, कि क्या हमारा लोकतंत्र के चारों स्तंभ सुरक्षित हैं? विचार करिएगा। ये नहीं कहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये कहने का मतलब, इस वीडियो का मतलब है थोड़ी सी आंखों के ऊपर जो धर्म की गांधारी बनाया जा रहा है हिंदुस्तान को,
धर्म की गांधारी से मेरा मतलब है कि धार्मिक रूप की जो पट्टी बांध दी गई, जिसके आगे हम देख नहीं पा रहे हैं, कोशिश है एक उसे तोड़ने की। और आप भी विचार करिए कि क्या लोकतंत्र के चारों स्तंभ सुरक्षित हैं, और आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।